अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा जी। ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। अरे सर 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 सर। बेटा मैंने पहले भी कहा जितनी मेरी हिम्मत हुई, जहां मेरी हिम्मत जवाब देगी मैंने कहना बस। हे, हे। होनी चाहिए, तुम लोगों की भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम लोगों के तो नहीं है स्टेमिना। आए, लो जी, कहाँ तक खत्म कर गए थे हम? क्वेश्चन नंबर 90। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 99 तक किया था। लो भाई, सवाल नंबर 100 शुरू करने लगे। इफ थ्री डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 4, 5, 6 ऑन देम रिस्पेक्टिवली इज। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? पहले पे क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। दूसरे पे 5 आना चाहिए। और तीसरे पे 6 आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। तो हमने कहा ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 100। अल्लाह भला करे। क्वेश्चन नंबर 100। तो पहले पे 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। टास्क नहीं कंप्लीट हुआ तो बीच में लग गया मल्टीप्लाई। दूसरे पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। टास्क फिर नहीं कंप्लीट हुआ तो बीच में लग गया मल्टीप्लाई। और फिर तीसरे पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी, वो भी 1/6। तो जवाब क्या आ जाएगा? 1/216। तो ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? अल्फा ऑप्शन बन जाएगा। ओके होगी बात। अच्छा। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या कह रहा है? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग is are true about population. It is desired to consider all the population as an observation. Yes, बिल्कुल ठीक है। It is an observation we consider all the population. तो बिल्कुल ठीक है। Both statements are correct. 102. Which of the following statements is are true about discrete data? तो देर इज नो गैप बिटवीन देम, नहीं। ये तो डिस्क्रीट डाटा की निशानी नहीं है। ये तो कंटिन्यूस की निशानी थी। तो ये तो नहीं आएगा। मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर एंड लोअर लिमिट इन ईच क्लास। किससे डिवाइड करना है ये तो पता ही नहीं। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके होगी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट डिस्क्रीट डाटा? देर इज अ गैप बिटवीन देम, यस। डिस्क्रीट डाटा में गैप्स होते हैं। एंड मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर एंड लोअर, नहीं। तो इसमें आ गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओ सॉरी, दूसरे में तो नो नो, नो, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी। ओ, ये वाला आ गया, सॉरी। क्या कर रहा हूँ?
ये आ गया, वो स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 104, which of the following statements is are correct? A frequency distribution of discrete data has gap between the classes। तो बिल्कुल ठीक है, डिस्क्रीट डाटा में गैप्स होते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन क्लास बाउंड्रीज देर इज नो गैप बिटवीन द क्लासेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं, 102 में स्टेटमेंट टू कैसे ठीक हो गई? डिस्क्रीट डाटा, क्या कहना, 102 में डी नहीं है, 102 में बी करेक्ट है। दोनों करेक्ट नहीं है। मिड पॉइंट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इन ईच क्लास। किससे डिवाइड करते हैं, ये तो बताया ही नहीं। ये भी तो बताओ ना कि किससे डिवाइड करना है। टू से डिवाइड करना है, तब बात होती है कंप्लीट स्टेटमेंट। ओके। 105, इन लेट्स प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर डज नॉट चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है बात। इन लेट्स प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर हैज टू बी रीकैलकुलेट, नहीं, हर साल रीकैलकुलेट नहीं होता। तो सिर्फ स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट। 106, इन लेट्स प्राइस इंडेक्स द डिनोमिनेटर डज चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर। नहीं, ईयर टू ईयर तो चेंज नहीं होता। इन पास्ट इंडेक्स द डिनोमिनेटर हैज टू बी रिकैलकुलेटेड एवरी ईयर, ये बात ठीक है। तो ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। 107, which of the following statements is are correct where regression is used? क्या that is important in accounting and other business operations? Yes, अकाउंटिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है और अदर ऑपरेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, ये बात तो ठीक है। इट इज वाइडली यूज इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, यस। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 108, which of the following statements is are correct where regression is used? It tells fixed cost but not variable cost। नहीं भाई, फिक्स कॉस्ट भी बताता है और वेरिएबल कॉस्ट भी बताता है, एक चीज नहीं बताता, तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट। एंड इट शोज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। एक्सटेंट बताता है रिलेशनशिप की। तो हाँ ठीक है, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ओके होगी बात। अच्छा जी, 109 कहता है देर आर 5 रेड and 7 black cars for sale at Fast Wheels. If two cars are sold, what is the probability that first is red and second is black? बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे लगेगी परमुटेशन, क्योंकि यहाँ पे उसने पोजीशन बता दी। देखा, पहली गाड़ी रेड है और दूसरी गाड़ी ब्लैक है। तो हमने कहा ठीक है, टोटल गाड़ियां कितनी थी मेरे पास? 12। तो हमने कहा जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 109। तो हमने कहा भाई 12P2, और इधर से क्या आ गया? पहली कितनी थी? रेड, रेड 5 थी, तो 5P1 मल्टीप्लाई बाय 7P1। जी भाई, अब बताइए आंसर क्या आया? 109 का आंसर बता दें। है, हाँ, 0.2651। बाकी भी चेक करें भाई। अब्दुल्ला भैया, आपने क्या गड़बड़ की? अपनी गलती चेक करें। सबका यही आ रहा है, सी वाला ऑप्शन। हाँ, वही मैं कहूँ यार, ये क्या कर दिया आपने? आपने तो वो चीज निकाली तो पूरे ऑप्शन में नहीं थी कहीं। बिल्कुल ठीक है।
बेटा जी पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे ये लेक्चर्स। 110। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट रैंडम सैंपल। रैंडम सैंपल के हवाले से कौन सी बात दुरुस्त है? कहता है इट इज अ बाइस फ्री सैंपल। तो ठीक है, बाइस फ्री सैंपल ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड एवरी, अच्छा नहीं, बल्कि एक मिनट, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ? ये तो तुम्हारे सिलेबस से निकल गया है। काट दो इसे, 110 को, 110 को काट दें। 111। The weight of bags of rice packed on a machine are normally distributed with mean 5, 15 and standard deviation of 0.05. If bag is picked at random, find the probability that its weight is less than 5.05। तो ठीक है। सबसे पहले तो हम जी स्कोर कैलकुलेट करेंगे। तो जी कौन सा सवाल है? 111। तो पहले तो जी स्कोर कैलकुलेट करें ना। एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स की वैल्यू है 5.05, माइनस मीन कितना था 5.15, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05। तो जी स्कोर बता दें जी कितना आया। मैं नहीं दूंगा फिर। क्या आंसर आ गया? -2। अब इसको पी में पुट करेंगे, क्यू में या आर में? तो हमने कहा भाई लेस देन की बात हो रही है, तो लेस देन का मतलब है ये कहाँ पुट होना चाहिए? पी में पुट होना चाहिए, क्योंकि हमने कहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमेशा पी के अंदर जाएंगे और वहां पे जाके -2 लिखेंगे। तो जाएंगे और पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। कितना आ रहा है? निकालें आंसर। 0.22725, 0.228 कर दें फिर इसे, और ऑप्शन बी कर दें इसे। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111। देर आर 6 red and 9 black cars for sale at fast wheels. If two cars are sold, what is the probability that first is red and second is black? फिर से पोजीशन बता दी गई है। तो ठीक है, पोजीशन बता दी है। टोटल इस वक्त गाड़ियां कितनी है? 6 + 9 15। 15 में से कोई सी दो पोजीशन बता दी है, तो परमुटेशन का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इज रेड, रेड थी 6, 6p1 मल्टीप्लाई बाय 9p1। जी जनाब, आंसर निकाल दें इसका। 0.2571। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्या कह रहा है? A committee is to be made of 5 members from the total of 12 people, of which 5 from Punjab, 6 from Balochistan, sorry, 2 from Balochistan, अल्लाह अल्लाह करे, पंजाब से हैं जी 5 लोग, बलूचिस्तान से हैं 2, सिंध से हैं 3, के से हैं 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए ये? 5 2 7 3 10 और 2 12। टोटल 12 लोग हो गए। ऐसे ही है? हाँ। नहीं। हाँ ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंटेन 2 फ्रॉम सिंध एंड 1 फ्रॉम ईच? टोटल मैंने कितने मेंबर सेलेक्ट करने थे? 5। 2 सिंध से और बाकी जगह से एक एक। उसने मुझे पोजीशन नहीं बताई, तो जब पोजीशन नहीं बताएगा तो फिर हम क्या करेंगे?
परमुटेशन लगाएंगे या कॉम्बिनेशन? सबसे पहले डाटा डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है? तो हमने कहा डाटा डिस्क्रीट था। और डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो हमने कहा डिपेंडेंट है, क्योंकि जो एक बार सिलेक्ट हो जाएगा वो दोबारा नहीं हो सकता। तो हमने कहा ठीक है। जी बेटा, 100 का आंसर 1/216 है। 12C5। वैसे अहमद भाई बहुत जल्दी याद आया आपको, बहुत जल्दी। हम 113 पे पहुंच गए, आप अभी 100 पे हो। फेवरेबल में क्या लिखेंगे? 5C1। टास्क नहीं कंप्लीट हुआ तो 2C1। टास्क अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, 3C2। एंड देन 2C1। जी। टास्क कंप्लीट, मल्टीप्लिकेशन क्लोज। आंसर निकाल दें। 0.0075। तो 7.6% कह दें। 0.076 परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 7.6%। तो 7.6% में कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? अल्लाह भला करे। किधर गया? ये हमारे पास आ जाएगी एक, डी ऑप्शन। ओके होगी बात। अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? डाइस इज रोल्ड 4 times, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयरिंग थ्री एटलीस्ट वन टाइम इज। 114 सवाल है। तो डिस्क्रीट डाटा है, फिर इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि डाइस का सवाल है। तो N30 से कम है प्रोबेबिलिटी पर इवेंट, 5% से ज़्यादा है, तो बाइनोमियल अप्लाई होगा। तो हमने कहा ठीक है, बाइनोमियल अप्लाई करते हैं। अपेयरिंग एटलीस्ट वन टाइम, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। कितना लंबा कौन जाए? अच्छा, फिर दूसरी बात, 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? हमने कहा थी 3 आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? तो ठीक है, मसला ही कोई नहीं है। हमने कहा जी हम क्यू फाइंड करेंगे। क्यू है व्हेन x इज इक्वल टू 0। 4 दफा हम डाइस फेंक रहे हैं, चार में से एक भी दफा मुझे 3 नहीं चाहिए। और 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6। और 3 ना आने की 5/6, तो चारों दफा मुझे वही चाहिए। तो बताओ क्या आंसर आया इसका? 5177। टू 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 टू, लग तो ठीक सा रहा है। बाकी भी कोई बताओ यार। बताओ बताओ, कोई और भी बताओ इसका आंसर। ये अलग अलग जवाब क्यों? नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल रहा अभी, मैं सीधा जा रहा हूँ अभी। इसका जवाब कितना आ रहा है? 0.4823। ठीक है, फिर निकालेंगे हम पी। पी क्या आएगा हमारे पास? 1 - Q। तो 1 - 0.4823। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? 0.5177। ठीक हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास? ऑप्शन बी। फिर आ गया जी नेक्स्ट सवाल, 115। 115 में क्या कह रहा है? 115 में उसने कहा थ्री डाइसेस रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ टू ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री डाइसेस। ठीक है। 115, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री डाइसेस ना। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री डाइसेस, तो 1 2 एंड 3। और वही वाले टू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6।
टू ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। तो हमने कहा यार हम क्यू फाइंड कर लेते हैं। क्यू है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा? तो हमने कहा 3C0 इंटू 1/6 रेस टू पावर 0 इंटू 5/6 रेस टू पावर 3। हाँ जी, बताएं क्या जवाब आ रहा है? 0.5787। लेकिन मुझे तो निकालना है पी। तो पी के लिए क्या करेंगे? 1 - Q। तो 1 - 0.5787। तो बताएं जवाब क्या आ रहा है? 0.4213। तो आंसर बन जाएगा सी, 4212। फिर आ जाएंगे सवाल नंबर 116 की तरफ। तो 116 में वो क्या कह रहा है? फाइंड दी मोड। तो इस दफा 21 जो है वो 5 दफा रिपीट हो रहा है, तो 21 मेरा जवाब बन जाएगा। क्योंकि मोड था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। 117। A bank launched a new scheme where it offers 8,000 per year for indefinite time after 8 years. How much bank should require to collect from the customer today if it offers 8% compound interest annually? तो क्वेश्चन नंबर आ गया 117। कितना मिल रहा है मुझे मंथली? 8,000 पर ईयर। हमने कहा जी ठीक है। डिलेड है, कितने साल का डिले है? 8 साल का डिले, क्योंकि आफ्टर 8 ईयर्स लिखा हुआ है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8% ही है। ठीक है, 117 सवाल है। तो 117 विल बी इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1.08 रेस टू पावर -8। बताएं जी क्या जवाब आ रहा है? ये डिलेड एडमिटी का फॉर्मूला लगाए यहाँ पे। जवाब बता दें। 54027। कौन सा ऑप्शन बन गया ठीक? ए ऑप्शन। अच्छा जी, 118। Ali receives a total of 2,88,000 in 2 years in the form of monthly installments. If he receives 1,000 more than the previous month, calculate the first installment. तो यहाँ पे उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है मुझे? पढ़ते हैं जरा। उसने कहा जी ये सम आ गया। सम कितना आ गया मेरे पास? सम आ गया मेरे पास 288,000। एन कितना आ जाएगा? 24, क्योंकि 2 ईयर्स हैं। और मैं मंथली पैसे रिसीव करता हूँ, तो 2 साल में कितने महीने? 24 महीने। और डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है 1,000 का। और डिफरेंस की बात करें तो फिर इसका मतलब ये किसकी बात हो रही है? एपी की बात हो रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो यहाँ पे एपी का सम का फॉर्मूला अप्लाई होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 118। तो एपी के सम का फॉर्मूला क्या है? एन डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n - 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो सम उसने कितना बताया था मुझे? 2,88,000। 2,88,000 इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a। फर्स्ट वैल्यू थी if he receives 1,000 more
वही तो कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वैल्यू मुझे नहीं पता। एक्स हो जाएगा प्लस n-1, 24 - 1 23। तो 23 × डिफरेंस कितने का था, 1000 का था। यहाँ पे जाएंगे कैलकुलेटर में एक्स रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास, 500। ओके हो गई ना बात। ये मेरा आंसर बन गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है। अली हैज टू पे 15 लाख इन इंस्टॉलमेंट्स। If he pays the first installment of 80,000 and increase the every installment by 1/2, इसका मतलब है इंक्रीज होता है 1.2 टाइम्स, देन विच ईयर ही विल पे द अमाउंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी किसका फॉर्मूला लगेगा, सम का। लेकिन इस दफा रेशो की बात कर रहा है। सम का फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन जीपी का। जीपी का सम का फॉर्मूला क्या था, a × r⁻n - 1 डिवाइडेड बाय r-1। सम उसने कितना बताया, सम उसने बताया है 15 लाख। हमने कहा जी 15 लाख इज इक्वल टू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, व्हाट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो उसने कहा जी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 80,000 की, जो कि 1/2 टाइम्स हर दफा बढ़ जाती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 80,000। 80,000 इंटू आर, आर कितना है 1.2 रेस्ट पावर x-1 डिवाइडेड बाय 1.2 - 1। जी जनाब, बताएं जी कितने साल लगेंगे या कितने इंस्टॉलमेंट्स लगेंगी जिसके अंदर हमारी ये रिकवरी हो जाएगी। करें कैलकुलेट। बेटा उसने कहा, याद देखें इधर देखें, दोबारा बताने लगा हूं। उसने यहाँ पे बात की कि हम कितना पे कर रहे हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, यहाँ पे एक लफ्ज मिसिंग है बेटा। ठीक है, यहाँ बेसिकली लफ्ज पूरा होना चाहिए था 1.2 टाइम्स। ठीक है, या 1.2 एक्स, एटलीस्ट 1.2 एक्स होना चाहिए था। तो इधर एक्स लगा दें आप। 1.2 एक्स यानी कि 1.2 टाइम्स होता है उसका मतलब। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट को हमने 1.2 टाइम्स बेसिकली इंक्रीज किया है। तो देन इन विच ईयर ही विल पे द अमाउंट। तो उसने कहा जी 8.54। तो 8 से ज्यादा साल लग रहे हैं, यानी कि कौन सा साल शुरू हो चुका है, 9th ईयर शुरू हो चुका है। तो 9th ईयर विल बी माई आंसर। उसने पूछा कौन सा साल, तो 8 से ऊपर हो गया था। तो हम कहेंगे जी 9th ईयर। अभी याद रखिएगा, अगर यहाँ पे जवाब 8.54 है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये 8.54 ना आया होता, बल्कि 8.1 आया होता, या 8.01 या 8.02 आया होता, तब भी इसका आंसर मैंने 9th ईयर ही लिखना था, क्योंकि उसका मतलब है 8 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो जैसे ही 8 साल से ऊपर हो गए तो हम क्या कहेंगे कि 9 साल हो गए। 9th ईयर में ये रिकवरी होगी। ओके होगी बात। उसके बाद हो जाए जी सवाल नंबर 120 पे। If Marty says 4,26,000 monthly in 2 years installment, if he says 500 in the first month, increase by X every month, find the amount of last installment। तो टोटल वो कितना सेव कर रहा है, 4,26,000, लेकिन वो कह रहा है हर महीने इंक्रीज आ रहा है 5 एक्स वैल्यू का।
तो इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस बता रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब है एपी का सम का फॉर्मूला लगेगा। तो एपी का सम का फॉर्मूला लगाते हैं। 4,26,000 इज इक्वल टू, एपी के अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आती है, एन डिवाइड बाई टू। तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है 2 सालों के लिए। तो 24 इंस्टॉलमेंट्स होगी, 24 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 ए। फर्स्ट वैल्यू उसने बताई है जी, फर्स्ट मंथ में 500 रुपये सेव किए थे, प्लस 24 - 1 मल्टीप्लाई बाई डी, डिफरेंस मुझे नहीं पता। तो बेसिकली उसी को मैंने कैलकुलेटर पे एक्स रखना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो बताओ जी डिफरेंस कितने का आया। हाँ जी भाई, बताएं डिफरेंस कितने का आ रहा है। 1,500 है। ये एक भाई कह रहा है 35,000 है। अच्छा ठीक है। दिमाग मेरा, मैं कह यार 1,500 ऑप्शन में ठीक है। डिफरेंस कितने का आ गया, 1,500 का आ गया। लेकिन मुझे खाली ये नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करनी थी लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो मैंने ये क्यों फार्मूला लगाया। मैं ये क्यों लगा रहा हूँ फार्मूला। एक मिनट, बेहतर फार्मूला लगाते हैं। बैटरी डेड होने के नुकसानात। लगता है टाइम पूरा हो रहा है मेरा। अब यहाँ पे सम का कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पे वो लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू वाला। सम का फार्मूला होगा एन डिवाइड बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट वैल्यू। तो सम उसने बताया हुआ था 4,26,000, इंस्टॉलमेंट थी 24, 24 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट वैल्यू थी 500 और लास्ट वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब करो। ठीक है, तो लास्ट वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 35,000। इसका मतलब है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ मुझे भी लग रहा है, क्योंकि बैटरी डेड हो रही है। इस सवाल से मुझे आइडिया हो गया कि मेरी बैटरी डेड होना शुरू हो गई है। मैं सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। हाँ मेरे ख्याल से आधा हो गया, काफ़ी है। आज इतना ही करते हैं। यार 150 तक पता नहीं कितनी गलतियां कर छोड़ूं मैं। मसला ये है कि अब ना बस हो रही है, वाकई बस हो रही है। ऐसे आसान सवाल तो हैं बीच में। बस ठीक है, काफी है यार। बाकी गाली करते हैं, रेडी है मामला। सुबह नहीं खैर, सुबह तो मुश्किल है। कराऊंगा तो शाम के टाइम ही। शाम के पहले नहीं क्लास हो सकती। ठीक है। हाँ, कल शाम को क्लास कर लेंगे तकरीबन।